हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है JEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉर्पोरेट आईटी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। कॉर्पोरेट आईटी सिक्योरिटी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ रिलेटेड, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आईटी सिक्योरिटी कैसे की जाए उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है वो बताता है। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी है इसके अंदर हमारी सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है आ जाती है। इसमें हमारी यहाँ पर कंपनीज भी आ जाती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आ जाती हैं, एचयूएफ भी आ जाते हैं। यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसकी सिक्योरिटी की बात जो है वो की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी की बात अगर हम यहाँ पर आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो काफी वाइडर है, पर हमें यहाँ पर आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझना है। तो जब हम आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा है उसे सेफ गार्ड करके रखना है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। यानी कि किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेस, डिस्क्लोजर, अल्ट्रेशन होने से यहाँ पर बचाना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है वो सेफ रहे और ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का नुकसान जो है ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने डाटा को सेफ गार्ड कर पाए, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, एक्सेस कंट्रोल्स हो गया। तो इन मेजर्स का यूज करके हम डाटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करते हैं और किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स की। तो पहली चीज आपको जो यहाँ पर बताऊं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ना वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम इंप्लीमेंट नहीं होते। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी मेजर्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आईटी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी मेजर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 100% एप्लीकेबल हो, यानी कि इसका बेनिफिट मिले, और हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसको 0% यहाँ पर बेनिफिट मिले। यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स है ये नो यूनिवर्सल सोल्यूशन होते हैं, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका फीचर क्या है, उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स को जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेजर जो है वो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट जो है नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही हम सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर हमारी एक आरबीआई की जो यहाँ पर गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट भी है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी वो बेसिकली यहाँ पर बनाई गई थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आईटी सिक्योरिटी कैसे की जाए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई थी। तो इन्होंने भी यही बोला था कि जितनी भी हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी रिकमेंडेशन सभी बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो बैंकों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल होगा। यानी कि एक बैंक जो जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जितना रिस्क वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना है ताकि वो आईटी सिक्योरिटी सही से कर सके। इसकी रिपोर्ट के बारे में और आगे हम डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गई। तो इनके अंदर जो डाटा मैनेजमेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने का प्रोसेस होता है, जो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है। तो हम अलग अलग इनको यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट इसको जो है वो चला रही होती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर या तो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होगी या फिर जनरल पब्लिक के साथ यहाँ पर रिलेटेड होगी, और ये इंफॉर्मेशन काफी सेंसिटिव मानी जाती है। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को सेफगार्ड करना, इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी यहाँ पर होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेट करने का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि जो हमारी पब्लिक है, जो कम्युनिटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो पहुंचाया जा सके। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो हमारी जनरल पब्लिक का जो है होता है। क्लियर है? अगर हम डाटा हैंडलिंग की बात करें कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डाटा हैंडलिंग कैसे करती है, तो देखो जो प्राइवेट सेक्टर डाटा हैंडलिंग करती है और जो पब्लिक सेक्टर डाटा हैंडलिंग करती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ लिमिटेड लोगों का, ठीक है, डाटा होता है, या फिर प्राइवेट आप प्राइवेट उनका ही अपना डाटा होता है। पर पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का डाटा होता है, पब्लिक का डाटा होता है, तो उनको मैनेज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट यहाँ पे जो होता है। और जो पब्लिक सेक्टर का डाटा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अगर ये डाटा लीक होता है ना तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारा पब्लिक के ऊपर या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है वो पड़ता है। तो इसको संभाल के रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अब देखो कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है और हमारी कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसका जो डाटा है ना उसे सिक्योर करना काफी जरूरी होता है। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर बात करूं तो वहां पे डाटा को स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे डाटा को संभाल के रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाएगी तो हमें एडिशनल केयर यहाँ पर रखनी है, यानी कि हमें ज्यादा निगरानी रखनी है और जितने भी रिस्क है उसको दूर करके एक अच्छी आईटी पॉलिसी यहाँ पे जो है वो बनानी है। नेक्स्ट क्या है, नीड टू नो बेसिस। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नीड टू नो बेसिस प्रिंसिपल को यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपने एम्प्लॉयज को उतनी ही इंफॉर्मेशन देती है जितनी की उसको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जितनी नीड है उतना ही उसको देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। नेक्स्ट क्या, लेयर्स ऑफ फिल्टरिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत सारे लेयर्स, फिल्टर्स का यूज करके डाटा को सिक्योर करती है, यानी कि बहुत सारे लेयर से होकर गुजरना होता है अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डाटा को एक्सेस करना पड़ता है। तो काफी लेयर्स यहाँ पे जो है बिछाए जाते हैं हमारे डिजिटल लेवल पे, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डाटा एंड क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो किसकी है, गवर्नमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। और इसके पास जो डाटा है वो किसका है, पब्लिक का। तो कई बार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको यहाँ पर डिफिकल्टी आती है कि उसके पास जो डाटा अवेलेबल है इसमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो कि पब्लिक का डाटा है। पब्लिक का डाटा होने का मतलब है कि पब्लिक उसको इजीली एक्सेस कर सकती है, उसको देख सकती है, उसको यहाँ पर स्टडी भी कर सकती है। और एक हमारा प्राइवेट डाटा भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्राइवेट डाटा भी होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही हक होता है, वो किसी और को यहाँ पर नहीं दे सकती है। तो कई बार जो है ये क्लासिफिकेशन करने में ऑर्गेनाइजेशन को काफी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि जब कोई पब्लिक कोई डाटा डिमांड कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन को उसे देना पड़ता है। और अगर किसी केस में उसने कोई ऐसा डाटा दे दिया जो कि कॉन्फिडेंशियल रखना था, पब्लिक को नहीं प्रोवाइड करना था, तो उसके और नेगेटिव इंपैक्ट जो है देखने को मिलता है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जरूरी होता है पब्लिक सेक्टर के लिए कि उसे क्या करना है, जो भी उसके पास डाटा है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करे, उसमें से कौन सी पब्लिक डाटा है कौन सा प्राइवेट डाटा है उसको क्लासिफाई करे, और जब भी कोई पब्लिक डाटा डिमांड करे तो उसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा का एक्सेस ही दिया जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, तो इसके बारे में आपने ऑलरेडी कई बार जो है वो सुना होगा, ठीक है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे देश के जो सिटीजन है जब भी उसे किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ले सके। जनरली देखो जब हम कोई इंफॉर्मेशन मांगने जाते हैं गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट ने बजट ही बनाया तो हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें इन जनरल वो इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर इस एक्ट के अंडर एप्लीकेशन देकर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, इसने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं, पर इसने पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अगर ये पब्लिक डाटा हुआ, मतलब पब्लिक इसको जानने का हकदार है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर इसको ये इन्फॉर्मेशन को जो है डिमांड कर सकती है। क्लियर है आपको? तो ये जो एक्ट है वो मेनली इसलिए बनाया था कि जो हमारे देश के सिटीजन है उसको अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी डाटा चाहिए हो तो आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को ले सके। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं, पब्लिक अथॉरिटी से ही।
और इस एक्ट को लाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो हमारी पब्लिक है उसके बीच में जो गैप है, इंफॉर्मेशन का गैप है, उसको रिमूव किया जा सके। यानी कि गवर्नमेंट जो भी काम करिए उसमें ट्रांसपेरेंसी ले आया जा सके, हमारी जो पब्लिक है उसे भी पता लग सके कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उसे कैसे यूटिलाइज कर रही है, और अगर कोई गलत काम करे तो उसके लिए उसको रोका जा सके। क्लियर है? तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज करनी जरूरी नहीं होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है काफी कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर रखनी होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस भी है जिस केस में आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिमांड नहीं कर सकते। वो एग्जाम्पशन क्या है? पहली एग्जाम्पशन है इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है, नेशनल इंटीग्रिटी को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिल सकती। जैसे मान के चलो अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप डिमांड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में जो है आ जाएगी। नेक्स्ट का ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली प्रिविलेज। अब जो हमारी पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी विधानसभा होते हैं, है ना, वहां पर कुछ प्रिविलेज यहाँ पर दिए जाते हैं हमारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एमपीज वगैरह हैं, ठीक है, एमएलए वगैरह, उनको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन प्रिविलेज को खत्म कर रही है, ठीक है, इसको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन डिमांड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अगर कोई कमर्शियल सीक्रेट है, अगर हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके पास कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मेथड है जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है, तो उसको भी यहाँ पर रख सकती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ कोई डील चल रही है और उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, मतलब ये बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर हम डिमांड नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जाम्पशन है जिसके अंदर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर जो आईटी सिक्योरिटी है वो कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, कौन कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली जो इंडस्ट्री है वो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी आ जाता है। तो आईटी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ये हमारे जो सॉफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो है वो काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को बनाती है, उनको डेवलप करती है, फिर उसकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड जो है वो करती है। और यहाँ पर जितना भी डाटा होता है वो ज्यादातर डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से जो खतरा होता है, ठीक है, सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा अराइज होने के चांसेस होते हैं, तो इनको काफी ज्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है जब भी आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। तो पहला क्या है, अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पर बनाया है तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है, जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर करके रखनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, तो उसको कैसे यूज करना है उसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है, परमिशन कौन कौन सी यहाँ पर देनी है, मतलब कोई पर्सन कितना एक्सेस पा सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर उसके एलिमेंट्स पे, वो सारी चीजें हमें पहले से ही जो है वो बता देनी है ताकि बाद में जाकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ अगर कोई हमने कोई हार्डवेयर इन्वेंट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी उसका पेटेंट भी करवाना यहाँ पे जो है जरूरी होता है, कॉपीराइट लेना भी यहाँ पर जरूरी होता है। साथ के साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट फायरवेयर एक्सेस रिस्ट्रिक्शन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज करना है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पर्सन आकर हमें नुकसान जो है वो ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट क्या है, टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर पब्लिक का काफी सारा डाटा होता है, जितने भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंडर आ जाता है। तो जब भी हमें कनेक्शन वगैरह लेना होता है तो हमें अपना डाटा देना पड़ता है, तो इनको वो डाटा जो है काफी संभाल के जो है रखना पड़ता है, क्योंकि अगर डाटा गया तो उसका जो इम्पैक्ट वो हमारे पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो पड़ेगा, तो इनको काफी साउंड पॉलिसी यहाँ पर जो है वो बनानी पड़ती है। इंडिया के अंदर जो हमारा यहाँ पर ट्राई है, ठीक है, वो हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर उसको रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि हमारा टेलीकॉम सेक्टर कैसे काम करेगा, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंज। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे जो मोबाइल फोन्स है वो भी काफी एडवांस हो रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का एप्स का यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, जो चैलेंज है, वो काफी बढ़ चुका है। अब डाटा ब्रीच होने का, डाटा चोरी होने का काफी ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम सारा काम इंटरनेट पे करते हैं, तो वहां पर हम किसी भी तरह का डाटा, हमारा फाइनेंशियल हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो हम शेयर कर देते हैं। तो हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर उसके लिए जरूरी है कि जो भी वो ऐप बना रही है, जो भी वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उससे डाटा लीक नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे मेजर्स ले ताकि सारा का सारा जो डाटा है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर डाटा लीक होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है और हमारी पब्लिक के ऊपर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग सेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ पर गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी।
ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि बैंकों के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और साइबर फ्रॉड्स के बारे में रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है देगी। इसको अप्रैल 2011 में यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे पहले क्या है, आईटी गवर्नेंस, मतलब कि एक ना आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए। मतलब आईटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हो उसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू यहाँ पर जो है लिया जाना चाहिए, ताकि जितने भी फैसले लिए जाए वो इन्फॉर्म डिसीजन हो, सही डिसीजन हो, और उससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो और स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्या, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे काफी ध्यान दिया गया, यानी कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको सिक्योर करके रखना काफी जो है जरूरत होती है। तो इस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस दिखाई गई कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रखना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या, आईएएस ऑडिट। तो जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी ऑडिट करवानी जरूरी होती है। समय समय पे हमें एडवोकेट्स को बुलाकर हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी ऑडिटिंग करवानी चाहिए, ताकि अगर कोई यहाँ पर वीकनेस है, कोई भी वल्नरेबिलिटीज है, तो उसको यहाँ पर रिमूव जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, आईटी ऑपरेशंस। ठीक है, जो हमारे आईटी ऑपरेशंस है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उनको सही तरीके से करने पे जो है वो फोकस किया गया था। यानी कि जितना भी हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस है उनको सही तरीके से करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर बताई गई थी कि आप इस तरीके से इन ऑपरेशन को सही तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग, अब जब कोई आप सर्विस बाहर से लेते हो, तो जब भी बैंक, मान के चलो बैंक है, ठीक है, वो अगर टेलीकॉलिंग की सर्विस किसी कंपनी से, बाहर वाली कंपनी से लेती है, तो उस केस में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइंस दी कि अगर हमें आउटसोर्सिंग करनी है तो हम कैसे यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या गाइडलाइंस है ताकि हमें रिस्क ना देखना पड़े। उसके बाद साइबर फ्रॉड रिकमेंडेशन दी गई कि साइबर फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना और इसको दूर करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। अब एक ये भी प्रॉब्लम है कि बैंक का बिजनेस ठप ना पड़ जाए, अगर कोई डिजास्टर आता है तो बैंक अपनी सर्विसेज को देता रहे, तो इसके रिगार्डिंग बोला गया है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्या, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो कस्टमर अवेयरनेस के काफी फोकस किया गया, यानी कि अगर फ्रॉड से बचना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना है, तो जो अल्टीमेट जो कस्टमर है उसे अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि जो फ्रॉड्स होते हैं ज्यादातर कस्टमर के, मतलब कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर उसको अवेयरनेस नहीं है उसके वजह से हो जाते हैं। तो इसको अवेयर कर दो कस्टमर को, ताकि फ्रॉड ना हो सके। नेक्स्ट क्या, लीगल एस्पेक्ट। तो काफी सारे लीगल एस्पेक्ट यहाँ पे जो है, मतलब जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो काम करने पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस। तो यहाँ पर हमारी जो कमेटी थी उन्होंने बताया था कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हमें यहाँ पर बिठाना है, मतलब कि एक कमेटी बनानी है जो कि इंफॉर्मेशन जो हमारी सिक्योरिटी है उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो काम कर सके, आईटी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सके। तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है ये हाई रैंकिंग ऑफिसर होना चाहिए, या जीएम होना चाहिए, डीजीएम होना चाहिए, या फिर एजीएम होना चाहिए। ये जो है पर्सन सारा काम करेगा पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने से लेकर उसे इंप्लीमेंट करने तक, ताकि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं उनको यहाँ पर सेव करके रखा जा सके। और जो CISO है डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस को। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करता है, तो हमारी जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड हमारे इंडिविजुअल का डाटा जो है वो कंपनी के पास होता है। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स के पास होता है, और जो हेल्थ से रिलेटेड डाटा होता है ना वो काफी कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। ठीक है, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ से रिलेटेड डाटा है उसे संभाल के रखना जरूरी होता है। तो जब भी एक हॉस्पिटल से किसी भी तरह का डाटा लीक होता है, कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर पड़ता है और हमारे बिजनेस के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो पड़ता है। क्लियर आपको? तो ये क्या था हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, अब देखो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अब क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो रिस्क तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप पूरी तरीके से रिस्कों को खत्म कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके में, इस सिचुएशन में बिजनेस करने का एक सही तरीका यही है कि जो भी रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं उसे हम प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो मैनेज करें। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यही चीज पढ़ने वाले हैं कि रिस्क होता क्या है और उसको यहाँ पर कैसे मैनेज किया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? तो थ्रेट एक एक्सटर्नल इवेंट होता है या फिर फैक्टर होता है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर जो हमारे इंफॉर्मेशन एसेट है उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एक यहाँ पर ए पर्सन है, ठीक है, जो कि एक हैकर है,
और वो क्या कर रहा है यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है, उसको हैक कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिलीट कर रहा है या फिर उसको चोरी कर ले रहा है। तो ये जो एक पर्सन है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहें, थ्रेट, यानी कि एक एक्सटर्नल इवेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फैक्टर भी हो सकता है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन एसेट को किसी भी तरह का हार्म जो है वो पहुंच जाता है। अब ये जो हमारा थ्रेट हो सकता है वो साइबर अटैक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिकल इंट्रूशन भी हो सकती है, यानी कि कोई फिजिकली जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। अब जो थ्रेट होते हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, यानी कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी को थोड़ी पता है कि एक पर्सन हैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसे पता होता तो ये पहले ही रोक देता, ठीक है। तो ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए हमें फ्यूचर को पहले से ही थोड़ा फोरकास्ट करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि हम थोड़े स्टेप यहाँ पे जो है वो ले सकें। नेक्स्ट बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है, तो देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एसेट हो, ठीक है, आप उसको जितना भी अच्छा बना लो, पर कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई वीकनेस जो है वो रह जाती है, और इस वीकनेस को ही हम क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए HDFC बैंक है, ठीक है, उसने यहाँ पर नेट बैंकिंग यहाँ पर जो है लॉन्च की, ठीक है, नेट बैंकिंग यहाँ पर लॉन्च की, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग उसने लॉन्च की, नेट बैंकिंग में क्या था, एक ग्लिच था। ग्लिच मतलब क्या है कि जब भी हम बेनिफिशियरी का अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालते थे, तो वो सही तरीके से नहीं डल पाता था, और उसको ज्यादा सिक्योर भी नहीं किया गया था। तो एक क्या हुआ कि हमारा जो हैकर था उसने क्या किया, यहाँ पर इस वल्नरेबिलिटी, इस वीकनेस का फायदा उठाया, और जब भी कोई पर्सन फंड ट्रांसफर कर रहा था, तो वो बेनिफिशियरी अकाउंट की जगह पे अपना अकाउंट डाल देता था, जिससे क्या होता था कि सारे फंड उसके अंदर ट्रांसफर, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन एसेट, सॉफ्टवेयर के अंदर जो वीकनेस रह गई है, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसको हमारा जो थ्रेट है, यानी कि जो पर्सन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस वीकनेस का यूज करके हमें नुकसान पहुंचा दे, उसी को हम वल्नरेबिलिटी जो है वो कहते हैं। क्लियर है आपको? अब ये जो वल्नरेबिलिटीज हो जाती है, ये हमारे बग्स इन सॉफ्टवेयर ही हो सकते हैं, अनटेस्टेड एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उसको सही तरीके से टेस्ट नहीं किया, या फिर कोई वीक हार्डवेयर भी हो सकता है। तो वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना और उसको मिटिगेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो हैकिंग होती है ना, वो इन लूप होल्स को देख के ही की है। जो हमारा हैकर होता है, ठीक है, पूरे सिस्टम में से ये वीकनेस को फाइंड आउट करता है, और इसके थ्रू जो है पूरे के पूरे सिस्टम में एंटर कर जाता है। तो इन लूप होल्स को, इन वल्नरेबिलिटीज को खत्म करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट का। अब इम्पैक्ट क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब भी कोई थ्रेट, ठीक है, जब भी कोई थ्रेट हमारी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके, उसको यूज करके, उसको एक्सप्लॉइट करके, ठीक है, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, तो जो भी इस चीज का जो भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, impact। देखो क्या था, एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पर समझाऊं, तो ए था, हमारे HDFC बैंक था, और यहाँ पर ए पर्सन था, ठीक है। तो ए पर्सन है ए पर्सन क्या है, थ्रेट। इसने HDFC की जो वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि जो इनपुट नहीं भरा जा पा रहा था, यानी कि सही तरीके से जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है वो फिल नहीं किया जा रहा था, इसका फायदा उठा के सारे फंड ट्रांसफर कर लिए। अब देखो, जब एक थ्रेट ने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, तो उसका जो इम्पैक्ट, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव पॉजिटिव और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसी को हम यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो कहते हैं, यानी कि जो नुकसान हुआ वो हमारा इम्पैक्ट जो है वो कहलाता है। अब ये जो इम्पैक्ट है वो डाटा लॉस के केस में भी हो सकता है, सिस्टम डाउन टाइम भी हो सकता है, हमारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं अब रिस्क की। अब रिस्क क्या होता है, तो सिंपली देखो कि हम रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो भी हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं, जैसे मान के चलो, अगर हमने एक प्रोजेक्ट में 100 इन्वेस्टमेंट किया है, और 20% चांसेस है कि हमें यहाँ पर फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो ये जो 20% है लॉस होने का जो चांसेस है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस इम्पैक्ट, यानी कि जब कोई थ्रेट हमारी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ना इस एग्जांपल में, कि HDFC बैंक से जो हमारा बेनिफिशियरी था, उसके अकाउंट से पैसे किसी अनोनिमस पर्सन, यानी कि हैकर के अकाउंट में चले गए, ठीक है। तो थ्रेट ने वल्नरेबिलिटी का यूज किया, इम्पैक्ट क्या पड़ा, फंड ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या था, रिस्क था, लॉस होने का रिस्क था। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, रिस्क और मैनेजमेंट। रिस्क का मतलब आपको पता चल ही चुका है, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस करना है तो भाई रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस को सही तरीके से करने का
एक ही फॉर्मूला है कि रिस्क को मैनेज कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क हो सकता है तो उसके रिस्क के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी पहले ही बना लो कि अगर ये रिस्क हुआ तो इसको हम कैसे यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, ठीक है, और उसको मिटिगेट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर रिमूव नहीं हो सकता उसके इंपैक्ट को कम कर दिया जाता है ताकि उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना पड़े। तो रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए और बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर हम यहाँ पर की कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें या फिर इसको आप प्रोसेस भी कर सकते हो, तो ये क्या होता है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिस्क हो सकते हैं ना उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे हो सकता है कि एचडीएफसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर में जो भी ग्लिचेस हैं उसको उसने सोचा कि ये ग्लिचेस की वजह से ये रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जितने भी वल्नरेबिलिटीज है, जो भी वीकनेस है, उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि उसको हम यहाँ पर ठीक कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है, असेसमेंट ऑफ रिस्क। जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि ये रिस्क हो सकते हैं, अब हमें क्या करना है, उस रिस्क को असेस करना और देखना है कि कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि किस रिस्क का जो इंपैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो पड़ने वाला है। क्लियर है, ताकि हम ज्यादा रिस्की चीज पर ज्यादा ध्यान जो है वो दे सके। उसके बाद क्या है, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन के अंदर क्या होता है, तो हो सकता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिस्क हो, जैसे कि रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4, रिस्क 5, ठीक है। तो जब हम इसको एसेस करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा और कौन सा कम। तो इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी वाइज इनको सेट करना है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है उसको एक नंबर पे, और उसको पहले सॉल्व करना है, उसको पहले मिटिगेट करने की कोशिश करनी है, और दूसरे को उसके बाद, ठीक है। तो प्रायोरिटी का मतलब कि जो सबसे ज्यादा रिस्क है, जरूरी है, जिसको सॉल्व करना सबसे जरूरी है, उसको टॉप पे रखना है, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या है, मिटिगेशन एंड कंट्रोल। जब हमने प्रायोरिटी सेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, मिटिगेशन करनी है, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, उसके इंपैक्ट को कम करने की कोशिश यहां पर करनी है। साथ ही साथ कंट्रोल करके रखना है कि अगर रिस्क हो भी जाता है तो उसका इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा ना पड़े। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। तो जो भी हमने यहाँ पर पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज बनाई है, ठीक है, जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करते रहना है कि जहां पे भी हमें लगे कि रिस्क होने वाला है तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके हम उस रिस्क को कम जो है वो कर सके। उसके बाद क्या है, रिव्यू। तो हमें रिव्यू करके भी देखना है कि हमने जो रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी वो कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी अच्छी है। अगर उसमें किसी चेंज करने की जरूरत है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। तो पहला क्या है, रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या होता है, तो सिंपल मीनिंग आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क ले सकती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिस्क एपेटाइट। यहाँ पर देखो लिखा भी है लेवल ऑफ रिस्क। एक ऑर्गेनाइजेशन जितना रिस्क ले सकती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, लेने के लिए तैयार होती है, उसी को हम रिस्क एपेटाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माने जो एचडीएफसी बैंक है, उसने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और उसने आइडेंटिफाई किया कि जो रिस्क है वो कितना है, 20% तक का है, मतलब लॉस होने का, ठीक है, और इसका जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना है, 25%। यानी कि किसी भी चीज में अगर 25% तक का रिस्क है तो वो इसको ले सकते हैं। तो 25% हमारा क्या है, रिस्क एपेटाइट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है रेजिडुअल रिस्क। अब रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, तो देखो जब भी कोई रिस्क होता है, जब भी कोई रिस्क होता है तो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाती है उसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। कई कई केसेस में हो भी सकता है, पर जनरली देखा गया है कि जो रिस्क है उसको जड़ से खत्म नहीं किया जाता। जितना मर्जी हम रिस्क को मिटिगेट कर ले, पर कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो बच ही जाता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो वो जो रिस्क बच जाता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल रिस्क। अगर मान के चलो 100% रिस्क था, ठीक है, उसमें से हमने 80% को मिटिगेट कर लिया, जो 20% रह गया है मिटिगेट करने के बाद भी, एक्शन लेने के बाद भी, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के बाद भी, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेजिडुअल रिस्क। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, तो रिस्क को कम करना। क्या होता है हमारा यहाँ पर, रिस्क को कम करना। अगर कोई रिस्क आ गया है, अगर हो गया है, तो कोशिश करनी कि उसको कम किया जा सके, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कम से कम पड़े। नेक्स्ट क्या है, रिस्क एलिमिनेशन। क्या है, रिस्क एलिमिनेशन। रिस्क एलिमिनेशन का मतलब होता है रिस्क को एलिमिनेट कर देना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि खत्म कर देना, मतलब जब आप किसी रिस्क को जड़ से खत्म करने की बात करते हो, अगर मान के चलो यहाँ पर रिस्क है प्रोजेक्ट में, जब आप इसको कंप्लीटली खत्म कर देते हो कि रिस्क है ही नहीं, मैंने हटा ही दिया इसको, तो ये रिस्क एलिमिनेशन कहलाता है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर कोई रिस्क है उसको आप पूरी तरीके से खत्म कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि कई केसेस में हो भी सकता है, पर जनरली देखा जाता है कि रिस्क एलिमिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, रिस्क मैट्रिसेस। अब रिस्क मैट्रिसेस क्या होता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, किसी भी
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी रिस्क है, जब हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, यानी कि हमारा जो मेजरेबल टर्म्स है, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज वगैरह में जब हम उसको यहाँ पर शो कर देते हैं, तो वो हमारा रिस्क मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने शो किया कि 20% रिस्क है, ठीक है, तो इसको हमने क्वांटिफाई कर दिया, तो ये जो है 20%, ये हमारा क्या कहता है, रिस्क मैट्रिसेस। तो रिस्क मैट्रिसेस क्या है, एक जरिया है जिसके हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ कितना रिस्क जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, ताकि उसके रिगार्डिंग हम स्टेप यहाँ पर ले सकें। नेक्स्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम लाइबिलिटी। अब डाउन स्ट्रीम लाइबिलिटी क्या होता है, देखो जब भी हम लाइबिलिटी की बात करते हैं, मान के चलो ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इन दोनों के कुछ ड्यूटीज बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। अगर किसी केस में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, तो दोनों पार्टीज की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इसने मान लो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो इसकी लाइबिलिटी बनती है कि इसको जो भी लॉस हुआ है उसको यहाँ पर पे ऑफ करे, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लाइबिलिटी होती है। पर डाउनस्ट्रीम लाइबिलिटी में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी किसी थर्ड पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है लाइबिलिटी बनती है, हालांकि इसके साथ इसका कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस की वजह से, ठीक है, अगर यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को लॉस होता है, तो उसका जो खामियाजा है वो इसी को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा और पे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दूं, XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसके एक एम्प्लॉय ने जो है ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर से कोई जो वायरस है, कोई मालवेयर है, वो किसी पर्सन के कंप्यूटर में जो है ट्रांसफर कर दिया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड नहीं था, जिसकी वजह से उसका सारा डाटा जो है लॉस हो गया। तो इस लॉस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि इसका थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर इसके एक्शन की वजह से इसे लॉस हुआ है, तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम लायबिलिटी जो है आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग की बात करें, क्योंकि देखो बैंक काफी बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंकिंग है वो काफी रिस्की इंडस्ट्री मानी है, उसमें कई तरह के उसको रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया, जैसे बैंक ने लोन दिया तो हो सकता है ना पैसा वापस ना आए। मार्केट रिस्क हो गया, मार्केट में जो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही है। ऑपरेशनल रिस्क हो गया कि वो अपने ऑपरेशन को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो बैंकिंग में भी बहुत सारे रिस्क जो है वो देखने को मिलते हैं, तो इन्हें भी रिस्क मैनेजमेंट करना जो है वो जरूरी होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बैंकिंग भी काफी सारे यहाँ पे जो है प्रोसेसेस को फॉलो करती है, ताकि वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, उसको असेस कर सके और उसको मिटिगेट कर सके। जनरली हमारे जो यहाँ पर बेसल नॉर्म्स है, जो बेसल स्टैंडर्ड्स हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ये यहाँ पर बैंक फॉलो करती है अपने आईटी सिक्योरिटी को रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्लियर है। बेसल 1 के बारे में आपको पता ही होगा। बेसल 1 क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है बैंकों के द्वारा, ताकि जो भी रिस्क वगैरह है वो यहाँ पर खत्म किया जा सके। तो बेसल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर गाइडलाइंस है, जैसे कि कैपिटल एडुकेसी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, तो इसके रिगार्डिंग के गाइडलाइंस देते हैं, जिससे बैंक अपने रिस्क को जो है वो कुछ हद तक मैनेज जो है वो कर पाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट, ये यहाँ पर जो है ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGDT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।